साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत एक बार फिर केंद्र में 2024 चल रहा 2023 है। 2023 में भी कई विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, पर देश के जितने भी प्रमुख राजनीतिक दल हैं वो मानो अपने राजनीतिक कैलेंडर से 2023 को खारिज कर चुके हैं। सबकी जमावट, सबकी कोशिश, सबका लक्ष्य 2024 को लेकर है। 2024 में लोकसभा के आम चुनाव होने हैं। पिछले दो आम चुनाव के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चमत्कारिक नेतृत्व में स्पष्ट जनादेश ले जाने में सफल हुई है। इससे उन तमाम दलों को बेचैनी है जिन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी को इस हैसियत के तहत आंका ही नहीं था। तो ऐसे तमाम राजनीतिक दल जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अस्पृश्य समझा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को देश के खिलाफ समझा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक समय अछूत मानकर व्यवहार किया, उन सारे राजनीतिक दलों को लगता है कि वक्त गुजरने के साथ अगर हम सब एक नहीं हुए तो बात बिगड़ जाएगी। तो कुल मिलाकर विपक्षी दलों के एका को लेकर कोशिशें शुरू हुई। इन कोशिशों का जितना उपहास हो सकता था उतना उपहास उड़ाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की। भारतीय जनता पार्टी ने उपहास इसलिए किया क्योंकि जिस प्रकार का प्रचंड जनादेश उसे लोकसभा में लगातार 2 बार मिला, उसके तहत उसे लगता था कि इन राजनीतिक दलों का मिलना जनता के स्तर पर गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, और जब जनता गंभीरता से नहीं लेगी तो हम भी गंभीरता से क्यों लेंगे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ और विपक्षी दलों की पार्टियों में पर्याप्त तोड़फोड़ करने की सफल कोशिशों के बावजूद भी अब शायद भाजपा को लगने लगा है कि अपने को भी एक होने की जरूरत है। लोग भूल गए थे कि एक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भी कुछ होता है जिसका नाम है एनडीए। अटल जी और आडवाणी के दौर में यह एनडीए बड़ा चर्चाओं में रहता था। वो एनडीए एक बार फिर पिछले 3 दिन से चर्चा में है। जमावट इस समय बेंगलोर में चल रही है, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी पहुंची हुई हैं। तकरीबन 26 राजनीतिक दलों से जुड़े हुए प्रतिनिधि बेंगलोर में मौजूद हैं, जो सामूहिक विमर्श के आधार पर आज डिनर करेंगे और कल बातचीत करेंगे और इसके आधार पर 2024 के लिए कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पर इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेताओं में शुमार अमित शाह नए सिरे से जमावट करने में लगे हैं और एनडीए में उन तमाम लोगों को न्योता दे रहे हैं जिन्हें किसी समय पर उन्होंने खुद ही ठुकरा दिया था। जो घर से ही भगाए गए थे उन्हें वापस कालीन बिछा के बुलाया जा रहा है, चाहे वह सुहेलदेव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर हों और चाहे चिराग पासवान हो। 19 दलों ने आने के संदर्भ में सहमति जताई है और भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि कल जब एनडीए की बैठक होगी तो उसमें 38 राजनीतिक दलों को आप बैठा हुआ देखेंगे। अब ये 38 राजनीतिक दलों में कई राजनीतिक दल कागजों पर हैं, उनके पास में लोकसभा या राज्यसभा में एक भी सीट नहीं है, लेकिन वो उतने भी कागजी नहीं है। सीट भले ही नहीं है पर जमीन पर कुछ ना कुछ उनका वोट है। भारतीय जनता पार्टी 51% वोट के लक्ष्य के साथ 2024 को अपने केंद्र में रखे हैं। अब वो 51% भाजपा का ना हो पाए, कम से कम एनडीए का हो पाए, शायद इसकी कोशिश है। तो आज हम इन कोशिशों पर बात करेंगे। हमारा आज का विषय है 24 की तैयारी किसका कुनबा भारी। 26 के साथ बेंगलोर में जो बैठे हैं वो, या कल दिल्ली में जो 38 लोगों के साथ बैठक करेंगे वो। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और देश की राजनीति से जुड़े इस अहम मसले पर कुछ खोजबीन करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कमाल का है। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि सफलता पहले से की गई तैयारियों पर निर्भर है और बिना पहले से की गई तैयारियों के असफलता निश्चित है। ये विचार दिया था कन्फ्यूशियस ने हजारों साल पहले, महान चीनी दार्शनिक थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया हमें कि अगर दोनों पक्ष ही पहले से तैयारी करके रखे हों तो फिर सफलता किसके हिस्से में, असफलता किसके हिस्से में। सवाल है ना, क्योंकि तैयारी तो दोनों ने शुरू कर दी, पक्ष ने भी और विपक्ष ने भी। तो सफलता की कहानी के लिए तो हमें 2024 का इंतजार करना पड़ेगा, पर उन कोशिशों की कितनी गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है उसमें बात आज हम करते हैं। हाँ, हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए जो खास मेहमान मौजूद हैं उनमें से एक है विजय बघेल, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार सांसद हैं। छत्तीसगढ़ में बड़ी उम्मीद है, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घोषणा पत्र समिति का प्रमुख बनाया है। बघेल वर्सेस बघेल के रूप में उसे प्रचारित किया जा रहा है। तो वो विजय बघेल हमारे साथ है। हो सकता है कि 2023 में वो केंद्र में आ जाए, लेकिन 2024 के लिए बात करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ जयप्रकाश जी हैं, कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा है, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, हरियाणा में अब की बार कांग्रेस को ले ही आएंगे इस भरोसे के साथ जयप्रकाश जी बहुत सक्रिय हैं। पर अभी हम जयप्रकाश जी से अक्टूबर 2024 की बात नहीं, अप्रैल मई 2024 की बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर विनीत सिंह जी हैं,
प्रवक्ता हैं लोक जनशक्ति पार्टी के। ये मेरे पास स्पष्ट नहीं है कि लोक जनशक्ति पार्टी कौन सी, चिराग पासवान वाली या पशुपति पासवान वाली, एक कुल मिलाकर वो हैं। और साथ ही हमारे साथ हैं सुनील अर्कवंशी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुभाषपा के, जो ओम प्रकाश राजभर अचानक फिर से कालीन बिछाकर बुलाए गए हैं, उससे ताल्लुक रखते हैं। समझेंगे उनसे क्यों बदल गया मन भाजपा का भी और ओम प्रकाश जी का भी। और इन सब के बीच में अपनी तटस्थ राय संतुलित तरीके से देने के लिए मौजूद हैं देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार राजकुमार सिंह जी। चर्चा की शुरुआत विजय बघेल जी से ही करते हैं। क्या हुआ बघेल साहब, अपने बाजुओं पर भरोसा ना रहा तो दूसरों के सहारों के नौबत इस कदर आन पड़ी। जिनको अपने घर से ही उठाए थे उनको ही कालीन बिछा बिछा कर बुला रहे हैं। जिस चिराग पासवान को खारिज किए थे, जिस ओम प्रकाश राजभर को खारिज किए थे, और भी वो तमाम लोग शिरोमणि अकाली दल से लेकर तमाम नाम हवा में तैर रहे हैं। क्या हो गया? अपने नेता पे भरोसा नहीं, अपने कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं, या विपक्ष की जमावट इतनी भारी दिख रही है कि लग रहा है अकेले से बात बनेगी नहीं। थोड़ा समझाइए ना बघेल साहब, क्या हो गया ऐसा? पहले तो मैं आज हमारे छत्तीसगढ़ में हरेली का त्योहार है, हमारे छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार जी, उसकी आप सबको ढेर सारी बधाई देता हूं, पूरे देश को और खासकर छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आपको भी गाढ़ा गाढ़ा बधाई बघेल साहब। गाढ़ा गाढ़ा बधाई, ट्रैक्टर ट्रैक्टर बधाई जी। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा है जी। और जिस विषय को लेकर आज आप हमें मौका दिया है जी, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छा विषय है और समसामयिक विषय है जी, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में जो बातें विपक्ष में चल रही है और हमारे बीच तो अक्सर ये बात नहीं है कि हम लड़ाई के समय ही एक होते हैं जी। और जिन जिन माननीय नेताओं की बात आपने की, माननीय जो वहां के नेता और उनकी पार्टी की बीच की, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी को अपने से अलग नहीं की जी। वो स्वयं होकर अलग किए, अलग हुए, ये सर्वदा सत्य है जी। चाहे ओम प्रकाश जी हो, चाहे चिराग जी हो, चाहे अभी वो अपने उद्धव जी हो शिवसेना के, चाहे अकाली दल के हों, सबने अपनी इच्छा से जी जो एनडीए का साथ छोड़ा है। जी। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी से भेदभाव नहीं करती। जी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रहित, देश हित की बात करती है और उन सिद्धांतों पर चलने वाले लोग आज भी हैं, चाहे ओम प्रकाश जी हो, चाहे चिराग जी हो, चाहे अकाली दल हो। लेकिन समय के साथ ऐसा क्या होता है कि उनको अलग होना पड़ता है, ये उनकी सोच के ऊपर है। मगर इतिहास गवाह है, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को अलग नहीं की है। जी। मैं तो 2008 से भारतीय जनता पार्टी में हूं, आज तक जब से मैं हूं और पुराने समय से भी मैं राजनीति में लगभग 88 में आया जी। मैं तो पहले कांग्रेस में था, आज मैं भाजपा का सांसद हूं, ये मेरा सौभाग्य है। और आज चुनाव घोषणा समिति की जो महत्वपूर्ण होता है उसके संयोजक की दायित्व तो मुझे मिला है। शायद मैं उस काबिल नहीं हूं, फिर भी मेरे शीर्ष नेताओं ने मुझ पर विश्वास किया है जी। ये मेरा सौभाग्य है। मगर ये इतिहास रहा है, आप इतिहास खंगाल के देख लीजिए। मैं थोड़ा रोकता हूँ ना बघेल साहब, इतना अच्छा कैसे बोल ले रहे हैं आप? अरे आप लोगों को अलग नहीं करते हैं, आप तो भाई भाई को भी साथ नहीं रहने देते हैं, चाचा भतीजा को साथ नहीं रहने देते हैं। शरद पवार से पूछिए आप क्या करते हैं, उद्धव ठाकरे से पूछिए आप क्या करते हैं, चिराग पासवान से पूछिए आप क्या करते हैं। घर के अंदर जो साथ रहते थे वो मोहल्ले में भी साथ रहने के लिए तैयार नहीं रहे विजय बघेल साहब। पर सवाल इस बात को लेकर नहीं है, हमारा सवाल तो इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा सर पर दौड़ रहा था। 51% वोट के लक्ष्य को लेकर जयप्रकाश नड्डा जी आप सबको आह्वान करते थे। हुआ क्या? अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं, अपने नेताओं पे भरोसा नहीं, या अपने नेतृत्व पे भरोसा नहीं, कि जो लोग आपकी महफिल छोड़कर चले गए थे उनके लिए कालीन बिछाया जा रहा है। कल 5 बजे अशोका होटल में बैठा क्या भाई, प्रधानमंत्री जी खुद रहने वाले हैं, उसमें जीतन राम मांझी भी बुलाए जा रहे हैं, उसमें चिराग पासवान भी बुलाए जा रहे हैं, उसमें ओम प्रकाश राजभर भी बुलाए जा रहे हैं। भाई साहब थोड़ा तो समझाइए ना, इतना अच्छा बोल रहे हैं, थोड़ा तो व्यवहारिकता का भी कुछ परिचय दीजिए। आप तो
मुखर किस्म के नेता रहे हैं, आप ऐसे ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से कैसे बात करने लगे? कहां गया वो विजय बघेल जिसके तेवर के हम लोग कायल रहते थे? भाजपा ने इतना बदल दिया। ये विषय ऐसा है कि इसमें तेवर दिखाने की जरूरत नहीं। तेवर दिखाने के भी मौके है ना, अभी हमारा विधानसभा चुनाव है, फिर हमारा लोकसभा चुनाव आएगा, उसमें सारे तेवर दिखाएंगे और मैं जिस विषय पे तेवर दिखाना होता है उसी में दिखाता हूं। अच्छा, तो फिर ये बताइए कि इतना डर क्यों गए आप बेंगलोर और पटना की बैठक से? अगर कांग्रेस और उसके साथ में तमाम विपक्षी दल जो वैचारिक रूप से आपके विरोध में रहते हैं, उनका इकट्ठा होना आपको इतना डरा गया कि आप उन सबको बुलाने लगे जिनको आप भुलाए हुए थे? इसके संदर्भ में कहिए ना विजय बघेल जी। हम बिल्कुल डरे नहीं हैं जी। देखिए, अगर मैं अंदर के, देखिए मैं वहां का निर्णायक तो नहीं हूं जी, लेकिन इसी में अब एक बैठक हो रही है, तो बैठक बुलाए जा रहे हैं कि सबके मन में बातें हैं कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी से बात हुई, अगर माननीय अमित शाह जी से बात होगी, इन सम्मानीय नेताओं की, कि देश हित के लिए हमें एक होना चाहिए। ये विचार कहीं न कहीं किसी माध्यम से उनके तरफ से भी आया है, तभी ये बैठक हो रही है, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं थोड़ा सुनवाता हूं आपको, थोड़ा विजय बघेल जी, आपका भी ज्ञानवर्धन होगा और कार्यक्रम को भी धार मिलेगी। जिन राजभर को देश हित के लिए आप बुला रहे हैं ना, वो राजभर भाजपा के विषय में क्या बोल रहे थे वो सुनवाते हैं आपको, एक बार सुनिए ना आप। मोदी से कहो कि पिछड़े समाज का मुख्यमंत्री घोषित करें, तब हम लोग साथ रहेंगे, वरना गुलामी करना है तो भारतीय जनता पार्टी में गुलामी करते रहो। ये ओम प्रकाश राजभर है, तेरे कहने से नहीं। 2022 में जमीन में दफना दूंगा भारतीय जनता पार्टी को और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना के दिखाऊंगा। जैसे ठोकर लगने के बाद आदमी संभल के चलता है, तो उसी तरह अब जरूरत है कि जैसे हम भी छोड़ के आए, तो हमको भी उस बात का एहसास हुआ कि हमको अमित शाह जी मना रहे थे तो हमको मानना चाहिए था, उनकी बात पर यकीन करके हमको साथ रहना चाहिए था। ये बात मैंने भी स्वीकार किया और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि चलो दोनों तरफ से गलती हुई और आगे अब हम लोग ऐसा काम न करें कि जिससे हम दोनों लोगों का नुकसान हो। योगी जी बघेल साहब, जमीन के अंदर दफना दूंगा। बघेल साहब अपनी पार्टी के लिए ऐसा सुनकर भी आप मौन रह जाएं, ऐसे तो आप ना थे, क्या हो गया आपको? देखिए, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, कई लोग ऐसे डालाक मारे, इसको दफना दूंगा, उसको दफना दूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अडिग है जी। वो स्वार्थ के लिए कभी सरकार बनाना नहीं चाहती, वो देश के हित लिए बनाना चाहती है। आज माननीय ओम प्रकाश जी को ये सब ज्ञान में आया है, तो हम उनको धन्यवाद देते हैं, उनका स्वागत करते हैं। अपनी गलती पे उन्होंने ये शब्द कहे हैं, आप ही सुना रहे हैं जी। तो वो तो साथ में बता रहे हैं कि अमित शाह ने भी गलती की है, उतनी गंभीरता से आपने सुना ना विजय बघेल जी? अमित शाह जी तो उसको तो समझा रहे थे ना जी कि किसी के बहकावे में ना आए, वो उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं ओम प्रकाश जी। उसमें क्या गलत बात है? उसमें क्या गलत बात है? विजय बघेल जी का कहना है देश हित के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, स्वार्थ के लिए नहीं हो रहे हैं। तो स्वार्थ के लिए कौन इकट्ठे हो रहे हैं? जो बेंगलोर में पहुंचे हुए हैं। तो जयप्रकाश आप बताओ, एनडीए का लोगों की जो कल बैठक है ना, ये तो देश हित के लिए है, देश के कल्याण के लिए है, देश के विकास के लिए है। और आप बेंगलोर में जो बैठक कर रहे हैं, आज डिनर कर रहे हैं, वो कल बैठक करेंगे दोपहर में, वो किसके लिए है? मलाई खाने के लिए। जयंत चौधरी एक कमाल के नेता हैं, उन्होंने कमाल का ट्वीट किया भाई। उन्होंने ट्वीट किया, खाया तो पुलाव भी जा सकता है, बिरयानी भी खाई जा सकती है, दाल भात भी खाया जा सकता है, पर अगर चावल खाने ही है तो खीर खाओ। तो आपसे जानना चाहते हैं क्या कहेंगे जयप्रकाश जी, आप लोग किस लिए इकट्ठे हैं? देखिए डॉक्टर साहब जी, मैं बघेल साहब की बात को सुन रहा था जी। मेरा एक पर्सन है बघेल साहब से जी। ये सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी हैं छत्तीसगढ़ के जी। आप तो ये क्या करते थे 6 महीने पहले, दुनिया की सबसे बड़ा संगठन, आज वो सबसे बड़ा संगठन को क्या हुआ जी? आप उन दलों को बुला रहे हो जिन दलों को आपने निकाला, आप उन दलों को निमंत्रण दे रहे हो जिन दलों जो जनता में महाबदनाम हुए। भाई भाई को लड़वाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, कितने परिवार तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो बघेल साहब आप देश सेवा की बात करते हो,
आप तो नीच सेवा में लगे हो। आप अपने देश के लिए कुछ नहीं कर रहे। आज महंगाई की क्या हालत है। टमाटर खरीदा कभी आपने? प्याज खरीदा कभी आपने, जो गरीब आदमी का खाना है? दालें खरीदी हैं? बेरोजगारी का क्या आलम है? लॉ एंड ऑर्डर कहां पहुंच गया है? जहां भारतीय जनता पार्टी शासन प्रदेश है, वहां पर चुन चुन करके लोगों के इनकाउंटर किए जाते हैं। जात पात मत और धर्म को देश में बांटने का जो आपने प्रयास किया था, उसी का एक नतीजा है। देश की जनता समझ चुकी है कि 24 में एनडीए को निकालो और यूपीए गठबंधन को लेकर के आओ। इसलिए तो आप भयभीत हैं, आप डर गए हैं यूपीए के नेताओं से। इतना जल्दी क्यों घबराए? आपने हर किसी को ईडी पीछे लगा दी। ईडी का सहारा लेकर के आप राजनीति करते हैं प्रजातंत्र का है। जो हमारा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संघीय ढांचा है, आप उसको नंबरबंद करने में लगे हुए हैं। आप संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने में लगे हुए हैं। आपका बस चले तो आप तो एससी बीसी का रिजर्वेशन भी खत्म कर सकते हैं। और जयप्रकाश जी, एक बात बताओ आप, अब ये सारी पार्टियों का भंजन कराने के लिए इतने आमादा क्यों हैं? लोग आपकी बैठक में आते हैं तो नेता आपकी बैठक में रह जाते हैं और पार्टी जो है वो भाजपा के साथ हो जाती है। इसके संदर्भ में क्या कहेंगे? उद्धव ठाकरे जी आपके साथ रह गए और अधिकांश विधायक और सांसद वो सब भाजपा के साथ हो लिए। शरद पवार जी उम्र के इस मुकाम पर और हम खड़े खड़े गुबार देखते रहे वाली हालत में हो गए, और अजीत पवार एंड कंपनी पूरी की पूरी भाजपा के साथ बैठ गए। अभी भी आप बैठक कर रहे हो। कितनी पार्टियों को और तोड़वाने का इरादा है आपका? यही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कुकर्म करने लग रही है, ये क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ करके या नेशनल पार्टी में विघटन करके, इनकी बुरी हालत क्यों हुई मध्य प्रदेश में? इन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार को तोड़ने का काम किया। इनके आज देश में बुरी हालत क्यों है? सब समझ चुके हैं कि इनके उपकरण का विजन नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। इनका कोई एम नहीं है। इनका विजन केवल एक है कि बाई हुक एंड क्रूक सत्ता हासिल की जाए। ये एक तानाशाह के रूप में काम कर रहे हैं। आज शरद पवार जी की पार्टी तोड़ दी, लेकिन बघेल साहब तो बेखूबी जानते हैं लोग किसके साथ हैं। लोग शरद पवार जी के साथ हैं। आज ठाकरे साहब की पार्टी आपने तोड़ दी, सरकार आपने बना ली। जब भी तो आप इतनी हिम्मत है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव करा के तो देख लो। आज हरियाणा प्रदेश में चुनाव नहीं करा रहे कॉर्पोरेशन के, क्यों इतनी दुर्गति हो रही है आपकी पार्टी की? आज कौन पूछ रहा है आपको? आपने तेलंगाना में देखा होगा, एक तरफ माननीय राहुल जी की सभा थी, 5-6 लाख लोग, एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री जी की थी, केवल 50,000 लोग। आपने सारा देश देख रहा है, फौज में भर्ती बंद। हिमांशु जी, फौज की भर्ती बंद। तो ये जहाज कौन चलाएगा? हथियार कौन चलाएगा? आप तो एक बात बताओ जयप्रकाश जी, फिर आगे बढ़ते हैं चर्चा को। क्या आप वाकई एक हो जाओगे? क्या है कि आपकी कोशिशों ने एनडीए को वापस एक कर दिया। एनडीए के तमाम बिछड़े हुए पंछी फिर जहाज पर आवे वाली तर्ज पर एक बार फिर बैठने के लिए तैयार हो गए। और आप कितने होंगे इसको लेकर संकट? आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि आपने अपने लिए दुश्वारी मोल ले ली? इकट्ठा आपको होना नहीं, लेकिन आपके इकट्ठा होने की कोशिश ने भाजपा को अपने सहयोगी दलों की कीमत का एहसास करा दिया, और जिनको अपने अपने घर में छोड़ रखा था उनके हाल पर उन सबको बुलवाने का इंतजाम करा दिया। आपने को नहीं लगता मुश्किल हो गया मामला 2024 के लिए आपकी कोशिशों से? देखिए, एक कहावत है हमारे यहाँ जी, बाप के नाम का सहारा कमजोर व्यक्ति लेता है। अच्छा, आज भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी उन दलों को साथ लेने में लगी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिनको जनता ने निग्लेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया जी। और खुद भारतीय जनता पार्टी उनको भ्रष्ट कह रही है जी। एक मेरा प्रश्न है, हरियाणा में जी जजपा जी। जननायक जनता पार्टी है, इनकी पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं हमें इनकी कोई जरूरत नहीं, सरकार चलाने के लिए गठबंधन था, चुनाव लड़ने का नहीं। आज बघेल साहब पूछिए तो आपके नेताओं से, आज फिर उस पार्टी को क्यों बुलाया आपने जी? या उनके साथ भी धोखा करोगे जी, जैसे ठाकरे साहब के साथ कर दिया जी, जैसे मराठा साहब के साथ कर दिया, शरद पवार जी के साथ जी? और मुझे ऐसा लग रहा है, क्या आपको लगता है इतने भोले हैं चौटाला साहब, जिनका नाम है दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला, कि वो धोखा खा जाएंगे?
थोड़ा ये भी बता दें, आप मानते हैं ना चौटाला बंधु इतने भोले भाले हैं, दिग्विजय और दुष्यंत, ये भाजपा से धोखा खा जाएंगे, ऐसा मानते हैं जयप्रकाश जी आप? मैं मानता हूं, इतना अपमान क्यों सहन कर रहे हैं फिर वो लोग? जी हालत बहुत माड़ी। जी बीजेपी के मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग में जी मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं जी कि ये काम मैं करूंगा, एजेंडा पास करूंगा। छोटा मुख्यमंत्री कहता है कि मेरी नॉलेज में नहीं है। तो इस तरह की हालत है। फिर उन दलों को गठ संगठित कर दिया। तो इसका मतलब जो ये ड्रामा करते थे, जैसे पन्ना प्रमुख का ड्रामा है ना, जी। ऐसे ही देश दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बघेल साहब, आज जो संगठन कहाँ है? क्यों जयप्रकाश जी को तो बड़ी बेचैनी इस बात है, इतना बड़ा पार्टी थी, इतना बड़ा संगठन था, कहाँ इन लोगों के पीछे पड़ गया? भाई हमारी हालत तो समझ में आती है, हम देश में राज किया करते थे पिछली बार 44-52, तो हम कोशिश कर रहे हैं, समझ में आता है। ये बघेल साहब आप तो अच्छी खासी स्थितियों में थे, कभी 282 फिर 303, फिर इस टाइप के काम क्यों कर रहे हो? मैं आपसे आऊंगा पूछने के लिए, लेकिन उससे पहले डॉक्टर विनीत सिंह के पास आना चाहता हूं। विनीत जी आपसे जानना चाहता हूं, कितना भारा है बुलाया जाना एनडीए की बैठक में, इसके विषय में बताइए ना। डॉक्टर हिमांशु, गुड इवनिंग, नमस्कार जी। और धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है। जी देखिए, कुछ बातें हैं जो कि आपको भी जानकारी है, और प्रदेश में भी, बिहार के प्रदेश में भी और देश में भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि चिराग पासवान जी जैसा व्यक्तित्व वाले नेता जी किधर जाएंगे। जी और आपने बिल्कुल सही कहा है कि इंडिया की तरफ से चिट्ठी तो मिली है हमें, जी और आज मुलाकात भी हुई है माननीय गृह मंत्री के साथ। जी हालांकि चर्चा जो है बहुत सकारात्मक हुई है, सार्थक हुई है, लेकिन क्या निकल के आया है मुझे अभी ज्ञात नहीं है। जी लेकिन मुझे लगता है कि हमारी कोर कमेटी, हमारी पार्टी की कोर कमेटी की जब मीटिंग हुई थी 2 से 3 दिन पहले, जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को अधिकृत किया गया था कि आप जो भी निर्णय लें, जी उस निर्णय में हम आपके साथ हैं। और मुझे लगता है कि चिराग पासवान जी एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं और उनको मालूम है कि उनकी पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए क्या भला होगा। जी और एक बात और मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि अभी आपने कहा कि सब बीजेपी ने जितने भी छोटे दल हैं सबको हटा दिया था, भगा दिया था। मेरा थोड़ा सा यहाँ पे आपसे अलग मत है, क्योंकि भले हम औपचारिक रूप से एनडीए के हिस्सा नहीं थे, लेकिन जब भी मुद्दे पे बीजेपी ने हमसे सहयोग मांगा, हम आगे बढ़ के आए। और बिहार का वो उपचुनाव हो या कोई भी सोशल मुद्दा हो या कोई भी बिल हो, तो हम शुरू से रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रशंसक, उनके मुरीद रहे, उनके नीतियों के मुरीद रहे हैं। कारण बड़ा साधारण सा है, मुझे मालूम है कि आपका अगला सवाल होगा भाई कि आप हनुमान है तो रहेंगे ही, लेकिन मुझे बिल्कुल ये कहने में गुरेज नहीं है कि जब हमारे संस्थापक रामविलास पासवान जी मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे, तो प्रधानमंत्री जी ऐसे सच थे कि सुबह और शाम फोन करके पूछते थे, जब हमारे अपनों ने हमें छोड़ दिया था। तो इसको लेके और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा समय और बीत जाए तो मालूम चले कि कल हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और जैसा भी होगा मुझे लगता है कि आप लोग को भी अवगत कराया जाएगा। थोड़ा जानना चाहते हैं, आप तो मोदी जी को बहुत मानने वाले हैं, पर क्या कमाल के मानने वाले हैं कि 143 सीटों पर बिहार में उन्हीं मोदी जी के होते हुए अपने प्रत्याशी उतार देते हैं? थोड़ा समझाएंगे आप कि ये किस प्रकार का राम के प्रति हनुमान की भक्ति है जिसमें मदद रावण को करने के लिए चली जाती है? तो एक तो ये समझाने की कोशिश की है। दूसरा समझाना ये भी चाहता हूं, मैं आपसे समझना चाहता हूं, वो पशुपति पासवान भी एक नेता हैं आपकी पार्टी के। उन्होंने आज बयान दिया है कि रामविलास पासवान ने कहा था कि देखो मैं चिराग पे भरोसा नहीं करता, तुम पे भरोसा करता हूं, इसलिए हाजीपुर में तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। चिराग का हाजीपुर में क्या काम, ये पशुपति पासवान पूछ रहे हैं। और जब फैसला करना था पार्टी को, एक तरफ चिराग है, एक तरफ पारस है, पारस भाया, चिराग बुझा दिया गया। तो डॉक्टर विनीत सिंह आपसे जानना चाहते हैं, थोड़ा इसमें रोशनी मिले ना, तो हमारी चर्चा को थोड़ा दिशा मिल सके। डॉक्टर साहब बिल्कुल बिल्कुल मौजूद सवाल है और मैं बताऊंगा आपको। पशुपति पारस जी केंद्रीय मंत्री जी हैं, और जी। आपको मालूम हुआ कि जहां विश्वास होता है वहीं मानते थे जी और इसलिए उनके जाने के बाद पार्टी की जिम्मेदारी उनकी थी। जी लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने स्वार्थ हेतु नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर पार्टी तोड़ा, परिवार तोड़ा और मंत्री बन गए। जी लेकिन एक बात बताइए, आप कहीं भी देख लें, पिता का असली उत्तराधिकारी पुत्र ही होता है। जी ये परिवार के रूप से भी, और जो आप जनता के बीच में जाते हैं, तो अगर आप बिहार में कभी आए, और मैं बिल्कुल समझता हूं कि बिहार में आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, जी वो बताते हैं कि किसका कितना जनाधार है। जी ये वही पशुपति पारस माननीय मंत्री जी हैं जो कि अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर जाते हैं
जी। तो उनको काला झंडा, उनको स्याही फेंक दी जाती है, उनको होटिंग किया जाता है। और चिराग पासवान जी जाते हैं तो लाखों की संख्या में भीड़ होता है। जी। ये पहला सवाल है। तो और देखिए, यही माननीय मंत्री जी और खास करके चाचा हैं, पिता के जाने के बाद चाचा ही पिता का स्वरूप होता है। ये कहते हैं कि कोई भी जानवर अगर उसको रास्ता नहीं मालूम है तो इधर उधर भटकता है तो उसकी मौत हो जाती है, रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है। जी। आप यकीन मानिए, क्या आप अपने बेटे स्वरूप भतीजे के बारे में ऐसा सोचिएगा तो विनीत जी, मन में अभी द्वेष विषय दिखता है। पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच का द्वंद्व नहीं है मेरी चर्चा में। जानना मुझे यह है, माननीय विजय बघेल जी की मौजूदगी में, कि जब पार्टी को फैसला करना था जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ भतीजा था, एक तरफ चाचा था। पार्टी को चाचा भाई, भतीजा ना भाई, अब भतीजा भी बुलाए गए। इस पर कुछ कहिए ना, इस पर थोड़ा रोशनी दीजिए ना। बिहार की राजनीति को समझते हैं ना, तो जिस हिसाब से बीजेपी जब नीतीश कुमार जी के साथ थी तो नीतीश कुमार जी ऐसे शख्स हैं जी। जो कि आपको फ्री होके काम नहीं करने देते हैं और हमेशा आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स यूज करते हैं। जी। अब ये मुझे अंदर की बात, अंदर खाने की बात नहीं मालूम है कि बीजेपी ने ऐसा क्यों किया। हालांकि चीजों को बेहतर ढंग से हैंडल किया जा सकता था। हालांकि हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैंने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी को अभी भी मानते हैं और हम जानते हैं कि उनसे बेहतर अरे विकल्प मैं हमारे एक देश सवाल में और लेता हूं, उसके बाद में सुनील अर्कवंशी जी के पास चलता हूं। ऐसा तो नहीं कि आपको जयंत चौधरी की सलाह बहुत भारी है। जयंत चौधरी ने कहा भाई पुलाव भी खा सकते हैं, बिरयानी भी खा सकते हैं, दाल भात भी खा सकते हैं, पर अगर चावल खाने ही हैं तो खीर खाओ। तो अभी देख रहे हैं खीर कहां पे है, बेंगलोर में या दिल्ली के अशोका होटल में, इसलिए फैसला नहीं ले पा रहे। ये सवाल मुझसे है? बिल्कुल आप ही से है, क्योंकि असमंजस में तो आप है ना। नहीं नहीं, देखिए असमंजस बिल्कुल साधारण सा है। जी। देखिए, कोई भी पार्टी स्वाभाविक रूप से अपना हित पहले रखेगी, सर्वोपरि वही होता है जी। और हमें मंत्री बनने का कोई हमें प्राथमिकताओं में से नहीं है, कोई शौक नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा जी। वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जी। और जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा हमने बीजेपी की मदद की है, जब भी उन्होंने मांगा है तो हमारा तो स्टैंड अब बिल्कुल हर एक क्लियर का है। अपना खीर के संदर्भ में नजरिया है। किसी को खीर मंत्री पद में दिखाई दे रही है, किसी को खीर सीट के रूप में दिखाई दे रही है। विनीत सिंह जी सीधे बोल रहे हैं भाई सीट शेयरिंग पे समझना चाह रहे हैं, जहां पर डील ठीक होगी वहां पर कर लेंगे। पर हम सुनील अर्कवंशी जी के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं क्या हुआ भाई, जिनको दफन करना था उनके जय जयकार के लिए फिर से तैयार हो गए। तो थोड़ा समझाएंगे सुनील जी इस बदलाव की वजह? धन्यवाद, आपने हमें समय दिया जी। 20 मिनट के बाद जो है, क्योंकि आपकी चर्चा बड़ी अच्छी चर्चा है। ये चुनावी दौर में वक्तव्य होते हैं और जैसा कि आपने दूसरी ही बाइट में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बाइट जो दिखाया, आपने खुद उसमें ये इस चीज का एहसास किया होगा कि दोनों लोगों ने किसी भी समय चुनाव के समय जो वक्तव्य आए तो उनको अब देखने का समय नहीं है और ना उनको करने का समय। ये गूगल यूनिवर्सिटी के वीडियोज हैं, इन वीडियो से मतलब नहीं है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक जनाधार है। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में जब देश हित का कोई मामला आया तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लेने का काम है। तो चाहे आपका धारा 370 हो, चाहे महामहिम का चुनाव हो, चाहे आप यूसीसी को लेकर हो, तमाम ऐसे मुद्दे थे, हम लोगों ने साथ देने का काम। रही बात हटने की, तो जैसा कि आपने अपने इंट्रो में ही चलाया था कि हम लोगों को निकाल दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। माननीय कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जी ने सदन में खड़े होकर कहा कि सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भारतीय जनता पार्टी ने निकालने का काम नहीं किया, ये स्वयं चले गए। अपने इनके कुछ मुद्दे थे, इन मुद्दों को लेकर वो बातचीत नहीं वहां पर हो पाई सही से, उन मुद्दों को लागू नहीं हो पाया तो वो चले गए। उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा। तो हम लोगों की क्या मांग थी? 2017 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया और जनता ने उनको जिताकर भेजने का काम किया सदन में। इस बात को लेकर जिताने का काम किया था कि सदन में जाकर आप उत्तर प्रदेश के अंदर न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराने का काम करेंगे। नंबर 1 मांग हमारी। उत्तर प्रदेश के अंदर घरेलू बिजली का बिल माफ कराने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी गरीब इंसान का इलाज मुफ्त में हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, ये मांग हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। तो ये मांग हमारी कोई पर्सनल मांग नहीं थी, ये मांग कोई हमारे लिए व्यक्तिगत नहीं थी।
तो इन मांगों को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन में गए और भारतीय जनता पार्टी को भी उत्तर प्रदेश में 325 सीटें जिताने का काम पूर्वांचल की धरती से मिलाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करने का काम। आज हमारी ताकत को उस समय 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भी महसूस किया और जाना और हमारे साथ गठबंधन किया जी। फिर उसके बाद हम गठबंधन से हट गए क्योंकि हमारे मुद्दे थे। हम वहां सत्ता के लालच में नहीं गए थे, जनता के मुद्दों को लेकर वहां गए थे। हमारी बात नहीं बनी, हमारे मुद्दे वो नहीं पूरे, हम छोड़कर चले आए। फिर उसके बाद हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में गए और समाजवादी पार्टी को भी हमारी ताकत का एहसास था। समाजवादी पार्टी को भी हमने उन जिलों में आज जिताने का काम किया जिन जिलों में हमने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। क्योंकि आज जो वोट है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में, जो वोट है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का खाली जो वोट है, और आज वो वोट खाली राजभर समाज नहीं है, आज वो वोट जब मैं आर्यवंशी समाज से आज बैठा हूं आपके चैनल पे, तो ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ही देन है जो आज सुनील आर्यवंशी जैसे आज पिछड़े समाज के बेटे को हिस्सेदारी देकर आपके राष्ट्रीय चैनल पे और राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाकर बोलने का काम किया। वो सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, क्योंकि पिछड़े समाज की जो जातियां हैं उत्तर प्रदेश में हम 2 नंबर के लिस्ट में आते हैं, 2 नंबर सूची में हमारा नाम आता है। मगर जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो समाजवादी पार्टी की सरकार हम लोगों को हिस्सेदारी देने का काम नहीं करती है। मगर एक ऐसे नेता है जिन्होंने हम लोगों को हिस्सेदारी देने का काम किया। तो हम लोगों के पास आज आर्यवंशी समाज मैं तो बड़ा असमंजस में पड़ गया सुनील जी आपकी तर्क से। बोले एक समाजवादी पार्टी जब वो सत्ता में रहती है हमें हिस्सेदारी नहीं देती है, एक भाजपा जो हमें हिस्सेदारी देती है। पर जो हिस्सेदारी नहीं देती थी उसकी पालकी ढोने के लिए तो आपने अपना कंधा उपलब्ध करा दिया था पिछले विधानसभा चुनाव में। माननीय अखिलेश यादव जी आपके नेता हो गए थे। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ओम प्रकाश राजभर न केवल प्रदेश में निकले थे बल्कि विजय बघेल जी जिस भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उसको दफन कर देने तक के लिए तत्पर थे। तो अब आपसे जानना ही है कि ये जो अभी आप वापस भाजपा के उत्थान में सहभागी बनने के लिए आए हैं वो कौन से जनहित के ऐसे फैसले हो गए जिसके चलते आपका हृदय परिवर्तन हो गया? आपको लगा गलती हो गई थी मुझसे? भाजपा ने नहीं कहा कि हमसे गलती हुई है। ओम प्रकाश राजभर जी का बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों की गलती थी। भाजपा का कोई नेता का बयान ढूंढ रहा हूं मैं जिसमें कहा उन्होंने भाई हमसे भी गलती हुई थी। राजभर जी बोल रहे हैं हाँ हमसे गलती हुई थी। तो थोड़ा समझाइए क्या कर दिया भाजपा ने? मैं समझा रहा हूँ डॉक्टर साहब। उत्तर प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि राजभर समाज को SC ST में शामिल किया जाए जी, और उसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को राज्य सरकार भेजे, क्योंकि राज्य सरकार कर नहीं सकती शामिल, तो प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा जाए। इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी की बात हुई है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, और उन्होंने कहा कि ठीक है भाई आपकी ये मांग बिल्कुल जायज है और हाईकोर्ट का भी आदेश है, इस प्रस्ताव को लेकर भी हम इस पर काम करने का काम करें। आज हमारे मुद्दे न्याय समिति की रिपोर्ट, आज हमारा मुद्दा वही मुद्दा जब हम 2017 में थे तब भी हमारा वही मुद्दा था। हम 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गए तब भी हमारा वही मुद्दा था और आज भी हमारा वही मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। इस पर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, कह दिया है ठीक है हाईकोर्ट का आदेश है करेंगे, इतने पे बहल गए माननीय राजभर जी, आ गए भाजपा के साथ। हम समझेंगे विजय बघेल जी से इन कोशिशों इन आश्वासनों के संदर्भ में, लेकिन उससे पहले एक तटस्थ राय अब जानना की जरूरत है। क्या कहते हैं राजकुमार जी? विजय बघेल जी ने हमें बड़ी बखूबी समझाने की कोशिश की कि देखो हमारा जो गठबंधन हो रहा है ना, हम जो साथ में बैठ रहे हैं अशोक होटल में वो निजी स्वार्थ के लिए नहीं बैठ रहे हैं, हम देश गढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, देश बनाने के लिए बैठ रहे हैं। और उसका सीधा निहितार्थ ये था विजय बघेल जी के शब्दों का कि जो बेंगलोर में बैठक हो रही है या पहले पटना में बैठक हुई ये सब अपने आप को तारने के लिए है और हम देश को संवारने के लिए है। तो राजकुमार जी ये विभाजन है देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के सांसद का, इस विभाजन से आप कितने सहमत हैं? या आप मानते हैं भाजपा को लगने लगा है 51% वोट अकेले की दम पे संभव नहीं है? जब पूरा एनडीए साथ था 2019 में जो 40% वोट एनडीए को मिले, विपक्ष जो बिखरा हुआ था जो आज एक कमरे में इकट्ठा होने की कोशिश कर रहा है उसका कुल मत 34% के करीब था। भाजपा को लग रहा है साथ हुए तो ये 34 कहीं 40 ना हो जाए, और अगर ये 40 हो गए तो कहीं अपनी हालत 34 के चलते 125 सीटों की ना हो जाए। क्या कहते हैं राजकुमार जी, क्या है ये? देखिए हिमांशु जी, कोई राष्ट्र हित में बताए, कोई राष्ट्र और संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए बताए, वास्तविकता यह है
कि अपने देश में गठबंधन राजनीति सत्ता का जुगाड़ भर बन के रह गई। जी भाजपा को सत्ता बनाए रखनी है, इसलिए गठबंधन का जुगाड़ करना है, सत्ता हाथ से फिसल ना जाए। और कांग्रेस या उसके मित्र दल जो विपक्षी दल हैं, वो 9 साल से सत्ता से बाहर हैं, उनको सत्ता में वापसी का रास्ता बनाने के लिए गठबंधन की जुगाड़ कर। जी वरना 2014 के बाद इस देश की राजनीति में कभी भी गंभीरतापूर्वक यूपीए की चर्चा हुई हो, जी जो कांग्रेस नीति था और जिसने 10 साल सरकार चलाई 2004 से लेकर के 2014 तक, या एनडीए की कोई गंभीर चर्चा हुई हो, जबकि भाजपा सरकार 2014 से 9 साल पूरी कर चुकी है। जी हकीकत यह है कि 2014 में 282 सीट मिल जाने के बाद जी भाजपा ने मान लिया था कि उसको शायद सहयोगी दलों की जरूरत नहीं है। जी ये अलग बात है और उसके लिए प्रशंसा भी की जानी चाहिए कि उन्होंने फिर भी एनडीए सरकार बनाई, जिसमें शिवसेना भी थी, अकाली दल भी था। लेकिन उसके बाद जब 2019 में आपको सीटें मिल जाती है 303, जी उसके बाद जो गठबंधन के सहयोगियों से व्यवहार होता है, वो ये बताता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का भ्रम या दावा, बूथ प्रबंधन से लेके पन्ना प्रमुख तक विशाल संगठन का भ्रम या दावा, कुल मिलाकर के इतना बढ़ गया था कि आपने एक एक कर सहयोगियों को किसी हद तक जाने दिया और कुछ हद तक उनको जाने के लिए भी कहा। एक उदाहरण, पिछले साल महाराष्ट्र में आपने एकनाथ शिंदे को बुलाकर के शिवसेना से मुख्यमंत्री बना दिया, एक जूनियर पार्टनर के टूटे हुए टुकड़े को। लेकिन उद्धव ठाकरे जब आपसे मुख्यमंत्री पद मांग रहे थे 2.5 साल के गठबंधन के तहत, जो उनका कहना है कि हमसे वायदा किया गया, और वो भी आपके करीब 20 साल पुराने सहयोगी दल, आपने उनको नहीं बनाया 2.5 साल के लिए, लेकिन उनके बागी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। दूसरा सवाल, अगर आप एनडीए गठबंधन धर्म का पूरी तरह पालन करता, तो जिस किसान आंदोलन के मुद्दे पर या 3 कृषि कानूनों के मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए छोड़ा और हरसिमरत कौर ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, तो उनको विश्वास में लिया जाना चाहिए था। अगर कोई बड़ा नीतिगत परिवर्तन आप कर रहे हैं, यानी आपने नहीं उनका विश्वास में लिया और वो चले गए। तो कुल मिलाकर के गठबंधन का जो धर्म है, जो होना चाहिए किसी भी लोकतंत्र में, उसका पालन न उधर हुआ है न इधर हुआ है। और अब जैसा आपने खुद बताया कि 2019 में जब एक तरह से एनडीए का ग्राफ भी बीजेपी का ग्राफ कहीं ज्यादा बेहतर होगा और नरेंद्र मोदी का ग्राफ भी पीक पर था, तब भी 40% का आंकड़ा नहीं छू पाए। तो अगर 51% का टारगेट है, तो आपको नए सहयोगी जुटाने पड़ेंगे। और नए सहयोगी की बात भी कहां से शुरू होती है, अगर आप याद करें, संसद के पिछले सत्र के दौरान जब बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए का 25वां साल है, रजत जयंती वर्ष है, हमें यह संदेश नहीं देना है कि हमें अपने सहयोगी दलों के मान सम्मान का ध्यान नहीं है या हम उनका मान सम्मान नहीं करते। तो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास भी सबसे पहले हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी को। एक जो बड़ा सवाल है जो मुझे लगता है, वो अक्सर चाहे यूपीए के घटक दल हों जो पीडीए बन सकता है, कुछ और नाम हो सकता है, या एनडीए के घटक दल हों जो 38 का आंकड़ा लेकर के आ रहे हैं, कहीं विचारधारा इसका आधार है किसी भी गठबंधन का? मुझे विश्वास है कि जो भी पार्टी प्रवक्ता बैठे हुए हैं सब कहेंगे कि विचारधारा ही आधार। अगर है तो ममता बनर्जी यूपीए में भी होती है, एनडीए में भी होती है, नीतीश कुमार एनडीए में भी होते हैं, महागठबंधन में भी होते हैं, रामविलास पासवान एनडीए में भी होते हैं, यूपीए में भी होते हैं, और ओम प्रकाश राजभर का तो आपने अभी बता दिया 2000 राजकुमार जी, विचारधारा ही तो आधार है। जहां दम वहां हम इस विचार के साथ मौजूद है। आपको इससे बड़ा उदाहरण क्या मिल सकता है? मतलब आपको इस विचार के संदर्भ में कोई संशय है राजकुमार जी? आप सत्ता को ही विचारधारा मानते हैं तो निश्चित रूप से कोई विवाद नहीं है। सत्ता की धारा में सारी विचारधाराएं गुम हो जाती।
सारी विचारधारा गुम हो जाते हैं। लेकिन मेरे पास चर्चा को विस्तार देने के लिए विजय बघेल जी मौजूद है। विजय बघेल जी, भय तो नहीं है इस संसद सत्र में जिसलिए सबको बुलाना पड़ा? अरविंद केजरीवाल गली गली घूमे, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उस आदेश को अध्यादेश के माध्यम से बदल दिया। अब उसको आना है संसद में। राज्यसभा में भाजपा का अपने दम पर बहुमत नहीं है, मुंह की खानी ना पड़ जाए। क्या इस चिंता ने इतने दलों को आमंत्रण देने के लिए बाध्य कर दिया, या कोई और वजह है? विजय बघेल जी थोड़ा बताएंगे। कांग्रेस ने मन मार के ही सही आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। बड़े टिटके, बड़े रुके, पर जब देखा कि विपक्षी एकता में कांग्रेस का रुख ही सबसे बड़ी बाधा बन रहा है, तो कल बोल ही दिए देंगे भाई, आपको ही समर्थन देंगे। तो भाजपा इसके चलते उन सबको पूछने के लिए बाध्य हो गई जिनके दरवाजे उसने कभी अपने ओर से बंद कर रखे थे। बघेल साहब, देखिए डॉक्टर साहब, मैं सबकी बातें सुन रहा था जी, माननीय राजकुमार जी की भी बातें मैंने सुनी जी, और एक चीज तो मैं साफ कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए राजनीतिक पार्टी नहीं चलाती, भाजपा सेवा के लिए अपना संगठन चलाती है जी, और सेवा के लिए सरकार में आना चाहती है। जी, ये तो साफ है। रही बात माननीय ओम प्रकाश जी राजभर जी की, जी पूरा वाकया उनके वक्ता सुनील जी ने बताई, जी, सभी बताई, स्पष्ट रूप से बताई, मुझे कहने की जरूरत नहीं है जी, कि भाजपा की गलती नहीं। हमारे नेता खुद ही मान लिए कि मैंने इस बात को मैंने पहले ही कहा था। और माननीय चिराग जी के संबंध में विनीत जी ने बातें कही, जी, तो जब से अलग हुए तब भी, जब भी देश हित की बात हुई तब ये लोग भाजपा के साथ थे, मतलब राष्ट्र हित के लिए हम सब साथ हैं जी, ये कभी भी यूपीए की विचारधारा पे नहीं गए, जी, आप देख लीजिए। ठीक है, अखिलेश जी के साथ एक बार गए, लेकिन वो महसूस किया मैंने गलती की। जी, उसके बाद आप आ जाइए, उद्धव ठाकरे की बात की राजकुमार जी ने। ये बता दूं कि उद्धव ठाकरे जी अपने पिता के सिद्धांतों को कुचलकर वो सीट में बैठना चाहते थे, जी, उसको भूख थी मुख्यमंत्री बनने की। अगर भारतीय जनता पार्टी ने नाइंसाफी की तो आपको अलग रह के अपना समर्थन जनता से लेना था, लेकिन क्यों गए? कांग्रेस के साथ मिल गए, उसके माननीय शरद पवार जी के साथ मिल गया। जो बाल ठाकरे जी का ये कहना था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, उसके साथ आप चले गए, तो क्या वहां की जनता को पीड़ा नहीं हुई? और वही सिद्धांत पर उनका अनबन हुआ सिंधे जी का, और वो हमारे पास आए, हम नहीं बुलाने गए जी, वो हमारे पास आए और प्रदेश हित में, देश हित में उनको और आप तो समर्थन इतने उदार हैं। एकनाथ शिंदे आपने कहा ठीक है मुख्यमंत्री तुम हो जाओ, आपको कहाँ है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद के संदर्भ में लालच रहता है? मन आपका बहुत बड़ा है विजय बघेल जी, इसलिए आपने सहजता से एकनाथ शिंदे जी को कहा अरे हमारी कोई इच्छा नहीं है, आप ही बन जाओ। ऐसा ही है, ओम प्रकाश राजभर जी की बड़ी उम्मीद जाग जाएगी भाई, जब एकनाथ शिंदे जी को दे सकते हैं तो ओम प्रकाश जी के संदर्भ में कब उम्मीद करें? ओम प्रकाश जी ने बोला था पिछड़े वर्ग का व्यक्ति मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्या उम्मीद करें? मैं माननीय जयप्रकाश जी के वक्तव्यों पे आज हूं, मैं इनकी बात तो कह डाला जी कि वो गलती किए थे, महसूस किए आए। जयप्रकाश जी बहुत उतावले हो गए, बहुत गुस्से में थे जी, बहुत कोस रहे थे, हम तो नहीं कोसे ना। आपने मुझे कहा भी कि आप इतने ऐसे नेता हैं कि जो तेवर वाले नेता है, ऐसे नेता क्या है? और आप उस तेवर वाले नेता हैं, लेकिन मैंने तो अपना तेवर नहीं दिखाया। ये क्यों इतना तेवर दिखा रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है जी। अरे आप लोग कितने बार एक हुए हैं, कितने बार एक हुए हैं जयप्रकाश जी? गिनती करना मुश्किल है, जनता गिन रही अभी। कितने बार एक हो गए, कितने बार टूटोगे, फिर जुड़ोगे, फिर टूटोगे, फिर जुड़ोगे। ये लोकसभा तक है बस, फिर कहां जाओगे पता नहीं चलेगा। और हमको बता रहे हो आप, जो भी अभी विचार रखे अपने, जो भी पार्टियां आ रही है वो अपने स्वेच्छा से आ रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी, मैं एक बार फिर से कहूंगा आपको जी, अभी बताया ना पासवान जी के, विनीत जी बताए ना, वो हमदर्दी और दर्द रखने वाले लोग हैं। हम किसी को दुश्मनी निकाल के किसी के पीड़ा में साथ नहीं देते। हम दिल से जब होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी
पासवान जी जब बीमार थे और उनके हिस्सेदारी मिली थी उसमें, दो मंत्री थे। तो ये मत बताइए हमको जयप्रकाश जी, आपने कितनों को छला है, कितनों को धोखा दिया है, कितने किसान क्या क्या किया है, ये पूरा बघेल साहब आपकी दलीलों से तो बिल्कुल दिल भरा आया मेरा, कितने भावुक मन के साथ आपने तथ्य रखे हैं। पर ये तो बताओ ना कि आप तो देश सेवा के लिए करते हैं, समाज की सेवा के लिए करते हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने बताया था 70,000 करोड़ का घोटाला किया है नेचुरल करप्ट पार्टी ने, नाम है उसका एनसीपी, और उसके सबसे बड़े किरदार थे अजीत पवार, जिनके विषय में देवेंद्र फडणवीस आपके पार्टी के बड़े लोकप्रिय नेता है भाई महाराष्ट्र के, उनका वीडियो अभी भी चलता है, अजीत पवार जेल में चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। आजकल हम देख रहे हैं वो मंत्रालय में वित्त मंत्री बनकर पीसिंग पीसिंग पीसिंग। क्या कहेंगे विजय बघेल जी? ये देश सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा के संदर्भ में उठाए गए कदम के संदर्भ में थोड़ा आपसे रोशनी मिले तो हम लोगों की बुद्धि को समझ में आए कि देखो देश सेवा, राष्ट्र सेवा ऐसे भी होती है। जी बघेल साहब। देखिए, मैं जो कानून के दायरे में है, न्यायालय में जो बातें हैं उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, न किसी को टिप्पणी करना चाहिए। जिन्होंने किया उससे पूछे, मैं तो ये बात से सहमत नहीं हूं। अगर कानूनी दृष्टिकोण से न्यायालय में मामला है तो उस पर टिप्पणी करना व्यर्थ है। न्यायालय जाने अपराधी कौन है, अपराध की सजा देना उनका काम है, ये बातें मैं नहीं कह सकता। मगर मैं वर्तमान परिस्थिति में आपने जिस विषय को लेकर आया है, इधर 38 पार्टी आपको घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाया है पार्टी ने, आरोप पत्र समिति को भी कुछ ना कुछ तो सहयोग देंगे। अपने इन बयानों को ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ की सियासत में आपके ही दाएं बाएं बैठे हुए लोग बहुत आरोप लगा रहे हैं। उस समय पर भी विजय बघेल साहब ऐसे ही बोलेंगे, इसका हमें इंतजार रहेगा। लेकिन बघेल साहब ने कह दिया भाई मैं आरोपों के संदर्भ में रहता, न्यायालयीन मामला है। तो देखें छत्तीसगढ़ की सियासत के संदर्भ में लोग बड़ी दिलचस्पी से इंतजार कर रहे हैं बघेल वर्सेस बघेल का। तो बघेल वर्सेस बघेल में क्या विजय बघेल की यही भाषा, यही तर्क और यही तथ्य रहेंगे? जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। लेकिन अभी जयप्रकाश जी के पास चलते हो। जयप्रकाश जी आपसे जानना चाहते हैं विजय बघेल जी का कहना है, काहे को इतना बौखला रहे हो भाई, क्यों उतावलापन है? ऐसे कई बार साथ बैठ लिए, कई बार बिछड़ गए, आप लोगों से कुछ होना जाना नहीं है, ऐसा बघेल जी को भरोसा है। उनके भरोसे पर आपका कुछ कहना है? देखिए बघेल जी की मैं बात सुन रहा था जी। बघेल जी देश सेवा की, जन सेवा की बात करते हैं जी। बघेल जी, ये देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। आपने एक अपराधी पृष्ठभूमि के सांसद को बचाने के लिए जी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को जिस तरीके से उनका शोषण किया, यौन शोषण किया, व्यक्तिगत शारीरिक शोषण किया, क्या इस देश की जनता आपको माफ करेगी? आपकी यही जनसेवा है जी, आप इसी को जनसेवा कहते हो जी। आपने विपक्ष की पार्टियों को तोड़ करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इसको जनसेवा कहते हो जी। आपने मध्य प्रदेश के एमएलए को उठा करके महाराष्ट्र में रख करके प्रलोभन दे करके वहां सरकार तोड़ी, आपकी ये जनसेवा है? आपके ऊपर कितने ऐसे आरोप लगे सुखोई विमान को लेकर के? कांग्रेस ने 136 विमान खरीदे थे उसी पैसे में, आपने रफेल के, और आपने 36 विमान खरीदे हैं। यही जनसेवा है? यही जनसेवा। लेकिन जयप्रकाश जी थोड़ा अपन जनसेवा पे नहीं जाते हैं, अभी तो राजनीतिक जोड़ तोड़ पे जाते हैं। आप जुड़ रहे थे, बेंगलोर में बैठ रहे थे, पटना में बैठ चुके थे, पर इसके जवाब में दिल्ली में एनडीए भी बैठ रहा है। इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? आपकी चुनौती कितनी मुश्किल हो गई 2024 को लेकर? आपके लिए राह कितनी कठिन हो गई जयप्रकाश जी? या आपको लगता है इन लोगों का जोड़ने की कोशिश ही आपकी सफलता है? ये आपने जो लास्ट लाइन कही ना, आखिरी पंक्ति जी, हमारा संगठित होना ही इनकी विफलता है जी। ये मान गए इस बात को कि जिन लोगों को फुटी आंख से देखना पसंद नहीं करते थे जी, जिनको चोर और भ्रष्ट कहते थे, आज उनको गले लगा रहे हैं। तो इसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा जी कि इस देश की हालत क्या है। बेरोजगारी पे आज तक बीजेपी का देश के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के नीचे तक बयान नहीं, महंगाई पे चर्चा नहीं, आप लोगों के पीछे ईडी लगा करके, इनकम टैक्स लगा करके लोगों की भावना दबा रहे हैं प्रजातंत्र में। आप संघीय ढांचे को क्लैश कर रहे हैं, आप क्लैश कर रहे हैं, ये जयप्रकाश जी का कहना है। मैं डॉक्टर विनीत सिंह आपसे एक ही सवाल करने के लिए आ रहा हूं, कांग्रेस के कितने आभारी हैं आप
कितने समय से इंतजार में था ना, कोई हमारी भी सुने, कोई हमें भी पूछे, कुछ हमारे विषय में भी विचार करे। कांग्रेस और नीतीश कुमार दोनों ने मिलकर विपक्ष को एकजुट करने की जो कोशिश की, उसने राजनीति के बाजार में आपकी पूछ परख बढ़ा दी। इस बार तो आप नीतीश कुमार के आभारी हैं कि नहीं? राहुल गांधी जी के आभारी हैं कि नहीं? खड़गे जी को धन्यवाद देने का मन करता है कि नहीं? ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। इसमें कुछ कहिए ना डॉक्टर विनीत जी। डॉक्टर हिमांशु जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। नीतीश जी के, ना राहुल गांधी के, ना खड़गे जी के हम आभारी हैं, क्योंकि हमें अपने जनता पे यकीन है कि हमारा जनाधार क्या है। और आप उस विपक्षी एकता की बात करते हैं जहां पे सारे पंछी हैं, कोई आता है कोई उड़ जाता है। पटना से निकले तो ममता बनर्जी जी कांग्रेस पे चालू हो गई, अरविंद केजरीवाल जी कुछ और राग अलापने लगे। तो हम जो मानते हैं कि ये जो विपक्षी एकता है, जिससे ना कोई विचार है ना कोई विचारधारा है, वो अपना वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ जुड़े हुए ताकि अस्तित्व खतरे में ना पड़ जाए। और एक तरफ एनडीए की बात करते हैं जो चट्टानी एकता के साथ खड़ा है। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि विचारधारा की ही तो लड़ाई है जी, विचारधारा की तो लड़ाई है सर। की विपक्षी एकता में देखिएगा, कोई जेल में है, कोई बेल पे बाहर है, कोई चार्जशीटेड है जी। और यहाँ पे है कि सारे लोग ऐसे हैं जो कि देशभक्त हैं, जो देश के लिए और प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। तो हम आभारी किसी के नहीं है, बस आभारी अगर हैं तो जनता के हैं। जनता ने हमें अपना प्रेम दिया है, अपना जनाधार दिया है, जिसके बदौलत चिराग पासवान जी के व्यक्तित्व निखारा है और हमारी पार्टी की पूछ बढ़ी। और मैं फिर से कहूंगा कि लाख लोग आ जाए पार्टी को तोड़ने के लिए, लेकिन अगर आप जनता के बीच में जाते हैं और जनता आपके साथ रहती है तो लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है डॉक्टर साहब। तो हमें किसी के आभार की जरूरत, किसी का भी आभारी होना नहीं चाहते डॉक्टर विनीत सिंह। एक बार फिर से सवाल कर लेता हूं विनीत सिंह, अगर आप इतने ही लोकप्रिय थे, जनता के स्तर पर आपको इतना ही समर्थन था, जनता में इतनी ही आपकी पैठ थी, तो 143 पे लड़े, एक सीट जीते। 2 साल से भाजपा ने देखा भी नहीं, कहाँ हो आप। वो एक बंगला था रामविलास पासवान जी का, पासवान जी के बेटे माननीय चिराग पासवान उसे संग्रहालय बनाने के संदर्भ में चिट्ठियां लिखते रहे, कुछ सुना बुना नहीं गया भाई। याद है कि भूल गए, या एक चिट्ठी मिली और सब भुला दिए? ना बिल्कुल नहीं सर, मैं खुश हूं कि आपने ये सवाल पूछा। हम 138 सीट पे लड़े थे सर, और कारण बस एक ही था कि हम नीतीश कुमार जी को बताना चाहते थे कि नीतीश कुमार जी के पास जनाधार नहीं है, जिसमें कि हम सफल हुए थे। और हमारे कारण ही नीतीश कुमार 71 से 43 पे आ गए, और हम उसमें क्रेडिट लेते हैं। जहां तक बात रही है बंगले की सर, तो बात बताइए कि एक बार हमारे रामविलास पासवान जी की मृत्यु हो जाती है, किस अधिकार से हम उस बंगले में रह सकते थे? तो वो तो छुटना ही था हमारा। तो चिट्ठी क्यों लिखे थे भाई? ये अधिकार किस अधिकार से रह जाते भाई? बात तो बड़ी तर्कपूर्ण कही, तथ्यपूर्ण कही। उस समय कहां भूल गए थे चिराग पासवान जब उन्होंने चिट्ठी लिखी थी ये बंगला रहने दिया जाए? उस समय थे नहीं क्या विनीत जी आप साथ में? नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल शुरू से साथ में है, और मुझे मालूम है कि ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी गई थी। हाँ, हमें ये आश्वासन जरूर दिया गया था बीजेपी के कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर के द्वारा कि भाई आप रहिए आराम से, यहाँ पे ये बंगला नहीं छूटेगा। तो थोड़ा सा शॉकिंग तब लगा कि जब ये अगले दिन ही वहां पे जो अधिकारी पहुंच के बंगला खाली कराने लगे। लेकिन फिर भी हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि इस पर हमारा अधिकार नहीं था जी। और हम फिर से कहते हैं डॉक्टर साहब कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान बहुत ज्यादा प्रासंगिक हैं, और हमारे बिना बिहार की राजनीति नहीं चलने वाली। आने वाले समय में 24 से 25 विनीत जी को लगता है हमारे बिना बिहार की राजनीति चल नहीं सकती, और इस अहमियत को समझ गए हैं एनडीए के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए चिराग पासवान को न्योता है। पर वो न्योता वो कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे, ये पासवान जी रात में या कल सुबह बताएंगे। अभी तो विनीत जी को भी नहीं पता है क्या करेंगे। पर कुल मिलाकर समझ में इतना जरूर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी एकता की कोशिशों का जवाब देने के लिए अपने सहयोगियों को याद करना शुरू कर दिया है। एनडीए के संदर्भ में जिस संजीदगी के साथ पुराने सहयोगियों को याद किया जा रहा है, वो बता रहा है कि विपक्षी एकता की राह और कठिन की जा रही है। तो कुल मिलाकर लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तमाम छोटे छोटे दल अपने भविष्य को लेकर आतंकित हो गए थे, आशंकित हो गए थे कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से विस्तार हो रहा है हमारा क्या होगा, उनके सुनहरे दिन वापस लौट रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस, नीतीश, शरद पवार की संयुक्त विपक्ष की कोशिशों ने भाजपा को एहसास कराया है, एकला चलो रे ठीक नहीं, अपन भी साथ चलो रे। तो साथ चलो के साथ लोगों को बुलाया जा रहा है। देखिए अभी कौन साथ आता है, कौन दूर जाता है, हम निगाह बनाए रखेंगे और ऐसी चर्चाओं का हिस्सा आप लोगों को लेकर बनाते रहेंगे।
आप सभी मेहमानों को धन्यवाद दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो इन कोशिशों को लेकर समर्पित हमारा आज का शेर कहता है, हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। मखदूम मुहीउद्दीन ने जो ये शेर कहा था, इस समय पक्ष और विपक्ष दोनों इस पर अक्षरशः अमल करने की कोशिश कर रहा है। दोनों ही तरफ सहयोगियों को जुटाने, मनाने और साथ चलाने की कोशिश है। वक्त बताएगा कि इसकी कोशिश ज्यादा परवान चढ़ती है। 26 दल अभी बेंगलोर में डिनर कर रहे हैं। देखें कल शाम की चाय पीने के लिए अशोका होटल में एनडीए के कितने दल पहुंच रहे हैं। निगाह बनाए रखेंगे और उस पर भी बात करेंगे। पर अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए साथ